हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकली हमारा पहला चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी सेकंड बुक है। वैसे सेकंड फर्स्ट जैसा कुछ नहीं, लेकिन हमने पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर किया है। ऑलमोस्ट उसमें 60 to 70% हमारा सिलेबस डन हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब हमें ये वाला बुक भी शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे स्कूल्स में 2-3 चैप्टर्स, अगर मैं बोल सकती हूँ, होना शुरू हो गए हैं। सो दैट इज वाई आई थॉट कि चलो ठीक है, ये वाले बुक हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो आपको बोर्ड्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स चाहिए तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। तो इसी बात पे आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को। तो स्टूडेंट्स, जब हम ये सेकंड बुक को चालू कर रहे हैं तो देखो, ये थोड़ी बुक थ्योरेटिकल बेस ज्यादा है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज आएंगी, थोड़ी डेट्स भी आएंगी, है ना। हमें हिस्ट्री वाला पूरा टाइमलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें भी याद रखनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो प्योर सोशल स्टडीज़ का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स। लेकिन हम उसको पूरा पढ़ेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये चीज़ आपको थोड़ा ज़्यादा बहुत बोरिंग लग सकती है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसका हाफ पोर्शन है हमारा। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं एक बुक को अच्छे से कर लूंगी तो मेरा हो जाएगा अच्छे से। और ये 12th स्टैंडर्ड है, 11th नहीं है कि हमने बोल देंगे ठीक है चैप्टर छोड़ देते हैं स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि हम आधा छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे थ्योरी करके चले जाते हैं कि पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन व्हेन वी आर इन 12th स्टैंडर्ड, हम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम दे रहे हैं कि भाई अपना बेस्ट दे, राइट। फिर हमारे जितने ही परसेंटेज आते हैं वो तो ठीक है, लेट्स सी। लेकिन ऑफ कोर्स वी शुड नॉट रिग्रेट इट लेटर ऑन कि यार हमें अच्छे से पढ़ाई कर लेनी थी। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, व्हेन वी नो इट कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा और इसका भी इक्वल वेटेज है, सो व्हाई वी शुड स्टडी लाइक इट एज अ बर्डन, है ना। जब उसको इंटरेस्टिंगली मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी, आपको ट्रिक्स देंगे, चिंता मत करो। एज यू ऑल नो कि मैं ट्रिक्स प्रोवाइड करती हूँ फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने पूरा नेशनल इनकम ट्रिक्स से पढ़ा दिया है। अगर सिर्फ आप ट्रिक्स ही कर लेते हो ना, तो अराउंड 70% ऑफ नेशनल इनकम आपको याद हो जाएगा। बाकी आपका कंसेप्चुअल बेस्ड रहता है, तो उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है। सिमिलरली फॉर दिस बुक ऑल्सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रिक्स प्रोवाइड करूँ, कैसे लर्न करना है, हाउ टू राइट द आंसर्स, एवरीथिंग। बिकॉज यू ऑल नो कि मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं कराती हूँ, आई मेक श्योर दैट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, और किस तरीके से एग्जाम में लिखना है उसको भी मैं पूरी अच्छी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ टू टेल यू गाइस एवरीथिंग, राइट स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपको बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एंथुसियास्टिकली पढ़ना है, पार्टिसिपेटिव तरीके से पढ़ना है। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि इसको जितना इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं, जितना आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट जिसका सबको कंफ्यूजन रहता है व्हेनेवर वी स्टार्ट अ न्यू बुक, कौन सी बुक है। सो बेसिकली आई समझ लीजिए, व्हेन इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड वी हैव एनसीईआरटी, उसके अलावा डिफरेंट रिफ्रेशर्स को हम फॉलो करते हैं। किसी के यहाँ संदीपगढ़ चलती है, किसी के यहाँ पूनम एंड गांधी चलती है, किसी के यहाँ टीआर चंद वीके ओरी चलती है, इट डजंट मैटर, राइट। मेन चीज हमें क्या है कि सिलेबस में हमें रिकमेंड किया गया है कि हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सो एनसीईआरटी के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, या जो पूरा आपका सीबीएसई का जो सिलेबस है, उसको ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर ओवरव्यू में भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ, और साथ साथ में बुक ओवरव्यू भी हमने किया था, आपको मैंने पूरी बातें क्लियर कर दी थी। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं चाहे वो संदीप गर्ग हो, पूनम गांधी हो, चाहे वो आपको टीआर चंद वीके हो रही हो, हर जगह से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके, सैम्पल पेपर्स को एनालाइज करके ऐसे कॉन्टेंट बना रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नेसेसरी है। वी विल नॉट टीच यू समथिंग विच इज नॉट हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड्स, राइट। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। आप बस टॉपिक देखो कि ठीक है, अगर मुझे पढ़ना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या क्या चीजें हुई थी, आप सीधे वीडियो खोलिए, आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, आप ये वाले टॉपिक्स को देखा करो, ना चैप्टर 1 ना चैप्टर 2 ना कुछ, बिकॉज चैप्टर 1 चैप्टर 2 हर रिफ्रेशर में लगे हुए हैं। सो दैट इज वाई हमें चैप्टर्स नहीं देखने, हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी द टॉपिक। तो आज हमारा क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि मेरा एक चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। कौन सी बुक का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। उसमें क्या पढ़ना है हमें, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। सो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो डिफरेंट कॉलोनीज के थ्रू एक तरीके से रूल करते थे। इंडिया क्या थी, एक कॉलोनी थी, किसकी थी भाई, ब्रिटिशर्स की। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ रखा है, उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यू हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर यू आर सर्चिंग फॉर अ टॉपिक, एनी पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली वो टॉपिक को आप सर्च करो, यहाँ पे जो दो टॉपिक्स गिवन आप इसको देखा करो, ये चैप्टर वगैरह नहीं,
बिकॉज सबके रिफ्रेशर्स में अलग अलग हमें गिवन रहता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। स्टार्ट कर दें आज की क्लास, चलो फिर। फाइन, तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करती हूँ भाई ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स की बात करते हो तो पहले तो दिमाग खराब हो जाता है, हमें सब याद आने लगता है ना। ट्रिगर, जैसे कि सबका एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना, कुछ ऐसा मत बोलो ट्रिगर हो जाता है, बहुत तेज सा गुस्सा आने लगता है। तो स्पेशली जिनने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, जिनको थोड़ा बहुत इंडिया के पास का नॉलेज है, उनको पता है व्हाट वाज अ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। सिर्फ गुस्सा हमें सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं आता, उसके अलावा भी काफी टाइम हमें गुस्सा आता है व्हेनेवर वी हियर कि भाई हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा टू गेट अ कंट्री फ्री, राइट। तो हमने बहुत सारी चीजों को सफर किया है। इट वॉज अ, मतलब मैं बोलूँ बहुत बैटल हमारे लिए बहुत लंबी चल गई है, और उससे हम लोग कैसे निकले हैं एज इंडियंस। वी आर प्रिविलेज्ड, वी आर हैप्पी कि हमें खुश होना चाहिए कि वी आर इन, हमें ऐसी कंट्री में जो कि फ्री है, हमारे पास फ्रीडम है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ सोशल इवल्स अराउंड व्हिच वी स्टिल नीड टू फाइट, लेकिन हाँ अभी हम ये बात कर सकते हैं, इतना तो प्रिविलेज है कि भाई हम किसी के अंडर रूल में नहीं आए, हमने फ्री कंट्री में हमने अभी जन्म लिया है। सो दैट इज वाई अगर हम बात करते हैं पूरे ब्रिटिशर्स के टाइम की, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच दे हैव डन। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था, ब्रिटिशर्स आए क्यों थे भाई, उनको इंटरेस्ट क्या था इंडिया में, दे केम फॉर ट्रेड, है ना भाई। यहाँ पे मसाला अच्छे मिलते हैं, दाल अच्छी मिलती है और अच्छा बिजनेस हो सकता है, इन सारे के चक्कर में ट्रेड के लिए आए थे, बिजनेस के लिए आए थे। लेकिन फिर क्या हो गया, ईमान बदल गया, उन्होंने सोचा कि नहीं यार इंडिया में से बिजनेस थोड़ी करेंगे, इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, ऐसी कंट्री कहाँ ही मिलने वाली है, इतना रिच हेरिटेज है, इतना रिच कल्चर है हमारे इंडिया का, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं ना यार, यहाँ पे हम बिजनेस करेंगे अच्छे से। सो व्हाट हैपेंड, दे केम फॉर ट्रेड, दे केम फॉर बिजनेस। फिर उसमें क्या हुआ, दे स्टार्टेड टू रूल ओवर अस। तो कहाँ वो सिर्फ आए थे हमारे मेहमान बनके हमारे यहाँ काम करने, उन्होंने हमें ही गुलाम बना लिया था। सो व्हाई इट हैपेंड, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ ये सारी चीजों के दौरान हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे सफर किया वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हमें पढ़ना है। सो दैट इज व्हाई हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उससे पहले क्या क्या हुआ है, कुछ चीजें हमें वो भी तो देखनी पड़ेंगी ना। सो दैट इज व्हाई जो हमारे पास ये ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल आपको दिख रहा है, हमने क्या क्या चीजें सफर करी है, व्हाट हैपेंड और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी थी, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, right? So the British rule over India changed the course of history in India. The foundation of British Empire in India was laid by the Battle of Plassey. We all know the famous Battle of Plassey, the Nawab of Bengals, right? With the Britishers, उन्होंने वहां से शुरू क्या हुआ था, एक बहुत ही अच्छा है हमारे पास एक टर्म है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, सिराजुद्दौला एंड आई थिंक मीर जफर, रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस इन 8th स्टैंडर्ड आई गेस, द बैटल ऑफ प्लासी। देन उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हमारे पास आ गई थी। सो जो बैटल ऑफ प्लासी हमारी शुरू हुई थी 1757 में, ठीक है, हमें आजादी कब मिली है भाई, इन 19th सेंचुरी। तो आप ये सोच सकते हो अराउंड 200 years वी वर अंडर दी रूल ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ऑफकोर्स 200 साल काफी होते हैं ना भाई, किसी कंट्री को बनाने में भी और बिगाड़ने में भी। अब कितना उन्होंने हमें बनाया है, कितना हमें बिगाड़ना है, इकोनॉमिक्स टर्म्स में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दिख सकता है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर बैटल ऑफ प्लासी, दैट वाज इन 1757। ठीक है, किसके बीच में हुई थी, बंगाल्स के नवाब्स और हमारे, बेसिकली उनमें फाइट हो रही थी ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल कर दिया, उन्होंने अपने दुश्मन को ही अपना दोस्त बना लिया। और वैसे भी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी इंडिया में कि सब लोग एक छोटी सी गद्दी मतलब अपना राज्य देख रहे थे। नोबडी वाज सीकिंग इट एज होल इंडिया, है ना, अपना राज्य बताने के चक्कर में किया, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, उसके चक्कर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तुम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहो, हम तो पूरा इंडिया ही ले जाएंगे। सो दिस हैपेंड, डिवाइड एंड रूल में यही केस हमारे पास सामने आया था। तो पहला जो इंटेंस हमारे पास आया है कि कहां से ब्रिटिश इंडिया का रूल शुरू हुआ है, दैट इज द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। नेक्स्ट क्या था, व्हाट वाज द बेसिक पर्पस, अभी मैंने आपको समझाया, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। बेसिकली क्या था, वो क्या बोल रहे थे, यहां से सामान उठाओ, बढ़िया सामान है, अपना ब्रिटिश में लेके जाओ, वहां पे अपना फायदा करो, यहाँ की कंट्री को, यहाँ की इकोनॉमी को पूरा एक्सप्लॉइट कर दो। सो बेसिकली मेन पर्पस यहाँ पे क्या था कि हमें इंडिया को क्या करना है, एक तरीके से फीडर इकोनॉमी, यहाँ से हम सामान ले रहे थे और ब्रिटिशर्स अपना डेवलपमेंट करने में लगे हुए थे। सब ले जाओ यहाँ से, हीरे जवाहरात, इकोनॉमी, एवरीथिंग सब ले जाइए, ब्रिटेन में जाइए, बढ़िया सब कर लीजिए। हम बोलते हैं ना, आई थिंक आई हैव सीन अ मीम ऑन इंस्टाग्राम, नथिंग अगेंस्ट
और नो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट मीम आपको बता रही हूँ कि जो ब्रिटिशर्स का म्यूजियम है वो पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज वो सारी चीज़ें कहाँ की है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ रूल किया है वहाँ से वो सामान लेकर आए हैं, राइट। सो उनका ऐसा खुद का कुछ उसमें नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट कि उन्होंने जहाँ पे वो रूल किया। लेकिन ऑफकोर्स ये भी मैं मानती हूँ अगर उन्होंने रूल किया उनको करने दिया ना रूल, आपने उनने लूप होल्स ढूंढे, उनने डिवाइड एंड रूल किया एंड दे वर एबल टू रूल ओवर द कंट्रीज, तो दे वर स्मार्ट आई गेस, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक तरीके से द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी। ये जो आपके पास जो की टर्म्स है मैं इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको आपको स्क्रीनशॉट के टाइम पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके नोट्स बनाने रहेंगे स्टूडेंट्स। देखो जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह में चल जाता है, आपने बुक खोली, आपके पास फॉर्मूले से आप देख लोगे, लेकिन जब हमारे पास पूरा थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है ना, आई विल रिक्वेस्ट यू बस ऐसा टॉपिक लिखो और अपना बेसिक टू द पॉइंट चीजें लिखो। जैसे कि अभी मैंने लिखा कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, सबसे पहले आपने लिख दिया ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, कुछ मत लिखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख दो बैटल ऑफ प्लासी 1757, बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा, व्हाट वाज द बेसिक पर्पस, टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी, दैट्स इट। बाकी का आगे पीछे का तो आप लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतना तो कॉम्प्रिहेंशन, इतना इंग्लिश हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम अपनी कहानी लिख लेते हैं। और बल्कि कहानी क्या, हम तो उनमें से हैं कि भाई हमें सिर्फ एक वर्ड बता दो भाई, हम तो पूरा आंसर लिख देंगे। तो ये सारी चीजें हम तो इधर फिर भी आपको एक पूरा सेंटेंस बता रहे हैं, तो ऐसा आपको टू द पॉइंट अपने नोट्स बनाने रहते हैं, पूरी की पूरी किताब नहीं छापनी होती है, ठीक है। ओके देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाक से। डन, आगे बढ़ लें, चलो। Now, British colonial rule tempered the Indian economy very badly. They exploited India's natural as well as human resource for the glory of their own country. We all know कि how Indians were treated. तो हम सिर्फ अपना normal resources की बात नहीं कर रहे, जब हम human resource की बात करते हैं, we talk about the people of our country. They were also exploited. और क्या था? Finally, after 200 years of the British rule, India gained independence from them on 15th August 1947, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, राइट। इसमें कुछ भी नहीं स्क्रीनशॉट लेने वाला, ये सारी चीजें हमें पता है, हर दिन सुनते हैं, जब भी हमारे पास रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे आता है, वी हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंडिया, कैसे क्या हुआ था, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, राइट। Okay, so before the advent of British rule, Indian economy was categorized with the following features. यानी जब ब्रिटिशर्स हमारे पास नहीं आए थे, तो उस टाइम पे हमारा जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो किस तरीके की थी, उसको भी तो स्टडी करना जरूरी है। हम बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन का तभी पता लगा पाएंगे ना जब मेरे को पता होगा कि पहले कैसी इकोनॉमी थी, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगी, राइट। सो पहला हमारे पास क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस्परस। रिमेंबर दिवाली आती सब बोलते हैं, मे यू हैव अ प्रॉस्परस दिवाली। प्रॉस्परस का मतलब होता है वेल्दी, रिच, ठीक है। सो बेसिकली इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है, वेल्दी, वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। तो जब मैं बात कर रही हूं हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, जो आज का हमारा टारगेट है। आप ये सोचिए, टुडे आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी इज टेलिंग ऑल ऑफ अस कि भाई हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, मेक इन इंडिया कैंपेन कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन कर रहे हैं। क्यों? टू प्रमोट द इंडियन इकोनॉमी। सबको हम लोग बोल रहे हैं कि भाई खुद पे निर्भर रहिए, किसी और कंट्री पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हमें अभी फिर से करना पड़ रहा है। जब मैं बात कर रही हूँ बिफोर ब्रिटिशर्स वी वर ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट, हम लोग ऑलरेडी अच्छे खासे थे, हमें तो बाद में एक्सप्लॉइटेशन किया है लोगों ने। सो दैट इज वाई पहला क्या पॉइंट है हमारे पास कि बहुत ही हमारे पास रिच इकोनॉमी थी, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, बेसिकली सोने की चिड़िया थी। समझ आ गया? अब सोने की चिड़िया ही बोलना चाह रही हूं मैं, वेरी वेल्दी, वेरी रिच, राइट। हर चीज में, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन एवरीथिंग वी वर सेल्फ रिलायंट। रिमेंबर द की टर्म इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। सो वी कैन से दैट वी आर वेरी प्रॉस्परस, सेल्फ रिलायंट, ऐसे आपको वर्ड्स यूज करने, यूज गुड वर्ड्स, फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज एग्रियन इकोनॉमी का मतलब होता है समथिंग विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा हरी चीजें चलती थी। आज भी वी हैव सीन इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल एंड इट एंगेज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये जो मेरे पास जो बेसिक जो आपको बीच बीच चैप्टर्स में ना थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिकल डेटा दिखेगा, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे बोल रहे हैं 2/3, ठीक है। सिमिलरली इधर हमारे पास क्या था, 1757 फॉर बैटल ऑफ प्लासी। तो ऐसे आपको याद रखना है। ये हमारा था 200 ईयर्स, तो सबको याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना है कि आपको ये पूछ सकते हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल हाउ मच आवर पॉपुलेशन वाज इन एग्रीकल्चर।
तो हमें लिखना पड़ेगा 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सो कैसी इकोनॉमी थी हमारी, एक तो बहुत ही ज्यादा सेल्फ रिलायंट थी, आत्मनिर्भर हम पहले से थे, इंडिपेंडेंट थे और प्रॉस्परस हमारी इकोनॉमी थी, और हम लोग की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ज्यादा थी। तो 2 पॉइंट्स हो गए मेरे पास। एक मेरे पास क्या हो गया, समथिंग विच इज वेरी वेल्दी। वेल्दी का मतलब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि बेसिकली मेरे पास प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, और सेकेंड था ये किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे। तो ये 2 पॉइंट्स मेरे पास हो गए कि भाई हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वेल्दी थी और साथ ही में एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड हम लोग बहुत ज्यादा करते थे। होपफुली दिस इज क्लियर। और कितनी हमारी पॉपुलेशन इन्वेस्टेड थी एग्रीकल्चर में, इट वाज अराउंड 2/3 ऑफ द इकोनॉमी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, एवरीवन। डन, ओके, मूविंग ऑन। सो वी वर वेल नोन फॉर आवर हैंडीक्राफ्ट्स। अभी मैं आपको बता देती हूँ, इसको बताने से पहले ये अभी आपको कुछ दिन पहले ही सैम्पल पेपर वगैरह हर एक चीज आई है सीबीएसई की, राइट। आई वाज एनालाइजिंग द होल सैम्पल पेपर कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड आई सॉ वन क्वेश्चन रिगार्डिंग रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा ना स्टार मार्क करके रख लो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमें पता है कि अब तो हम लोग काफी सफर कर रहे हैं इस चीज में, हर एक चीज इतनी रेडीमेड हो गई तो हैंडीक्राफ्ट्स में, बिकॉज वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा रहता है और इंडियन की इकोनॉमी है भी नहीं ऐसा कि हर एक चीज को अफोर्ड कर पाए। तभी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हमें रिच लोग ही इसको इन्वेस्ट कर पाते हैं, बिकॉज दिस इज अब बहुत ज्यादा बोलते हैं किसी चीज की जब स्केर्सिटी हो जाती है, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, तो उसका डिमांड जब भी होता है तो प्राइस उसका बढ़ता ही है। सो दैट इज वाई जो हमारे पास प्योर हैंडीक्राफ्ट आपको जो सामान मिलता है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। सो आई विल नॉट इवन ब्लेम द इंडियन ऑडियंस, बिकॉज सबके लिए पॉसिबल भी नहीं कि उसमें इन्वेस्ट करें, राइट। अगर मुझे कोई सुंदर सा कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, आई कैन गेट अ साड़ी सिमिलर टाइप की, मैं बोलूँ कि मुझे उसका फर्स्ट कॉपी मेरे को 1000 रुपए के अंदर मिल रहा है, लेकिन वही कॉपी मुझे 30,000 में मिल रहा है जो एकदम फर्स्ट क्लास है। सो नोबडी विल बी एबल टू स्पेंड 30,000 फॉर इट, क्योंकि हमारी जो इंडिया की फिलहाल की जो पॉपुलेशन है वो इतनी रिच है ही नहीं कि इन सारी चीजों को वो अफोर्ड कर पाए। तो ये भी एक रीजन है कि कहीं ना कहीं हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है काफी सफर कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था वेरी वेल नोन था, वी वर वेरी फेमस। सो क्या होता है, इंडिया वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल, प्रेशियस स्टोन्स, वर्क्स एक्सेट्रा। तो हम लोग ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के लिए भी फेमस थे। इसमें अपनी दाल और अपने क्या बोलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे जो मसाले वगैरह, इनके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें के लिए हम लोग फेमस थे यार। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, चाहे वो कॉटन, सिल्क के टेक्सटाइल्स हो, मेटल्स हो, प्रेशियस स्टोन्स हो, वी वर क्वाइट फेमस, right? So handicraft products enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the high standard of craftsmanship. We all know कि भाई जो कारीगरी है हमारे, अब आप हर कदम पे जाओगे इंडिया पे ना, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, सबका एक ब्यूटीफुल कल्चर है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, एंड द वे दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। तो मतलब कितना ज़्यादा हमारी जो चीज़ें डाइवर्सिफाई है, कितनी वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ऑफकोर्स सी बात है, जब आपको इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों में वैरायटी मिल रही है तो क्यों डिमांड नहीं होगी मार्केट में। तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक तरीके से परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हम बात करें इन इंडिया, were concerned more with the protection and promotion of their own economic interests than with the development of the Indian economy. देखो बहुत क्लियर बात है, वो लोग अपना बिजनेस करने आए हैं, वो अपनी कंट्री को डेवलप करने आए, वो इंडिया को डेवलप करने नहीं आए। वो तो सिंपल क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, इंडिया क्या है उनके लिए, एक फीडर इकोनॉमी है। फीडर इकोनॉमी मतलब कि इंडिया से वो सामान लेते रहेंगे बस, वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करना है उनको, ठीक है। उनने कुछ चीजें करी भी है, लेकिन बहुत सारा उनने नुकसान हमारा पहले किया है, उसके बाद कुछ चीजें अच्छी करी होंगी। सो दैट इज वाई क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे देखा कि हमारी इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के अलावा उन्होंने क्या किया, बस इसको एक्सप्लॉइट किया है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। आपको ये याद होना चाहिए, वी वर ऑल्सो नोन फॉर अ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप, है ना, क्राफ्टमैनशिप यानी कारीगरी। आगे बढ़े, चलो। Now, their policies brought a fundamental change in the structure of Indian economy. They transformed the country into a supplier of raw materials, very important. So, what did Britishers do? They transformed the country into supplier of raw materials. ठीक है, तो बेसिकली जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे उसका उन्हें हमें सप्लायर बना दिया, बताओ, ठीक है, एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स।
हैपेंड, क्या होता था कि जो हमारा सपोज, ठीक है, दिस इज आवर इंडिया, देखो मैंने फ्री हैंड बनाया है तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो ये मेरा इंडिया है, यहाँ पे मेरा ये आ गया सपोज, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कैसा है, ब्रिटेन, यस दिस इज ब्रिटेन। सो व्हाट हैपेंड, क्या कि इंडिया से वो लोग रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन के पास भेजते थे, मतलब ब्रिटिश खुद ही भेज रहा है, इंडिया का भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका वो सामान बनाते थे और उसको वापस इंडिया में भेज देते थे और इंडिया को फोर्स करते थे कि आप परचेज करो। तो बेसिकली क्या हो रहा था, भाई सामान भी हम ही से ले रहे हो, बाद में खरीद भी हमसे ही रहे हो। तो बेसिकली हमारा ये हो रहा था कि हर एक चीज हम इनके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपना कुछ काम नहीं चल रहा। तो इससे क्या हो गया था, हम एक तरीके से हमें अपनी चीजों को बैकहैंड पे रखनी पड़ी थी। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह था, जो इंडस्ट्री थी हमारी, सबको हमें बैकहैंड पे रखना पड़ा और जो ब्रिटिशर्स बोल रहे थे वो करना पड़ा। सो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, सामान लाओ हमें दो, हम सामान बना के दे रहे हैं, आप खुद ही खरीदो। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या चीजें ट्रांसफॉर्म हुई कि हम लोग कंज्यूमर बन के रह गए फिनिश गुड्स के, जिसका रॉ मटेरियल हम ही ने प्रोवाइड किया था। और जो हमारी जो रिच चीजें थी उनको आपने कुछ प्रमोशन नहीं किया, बल्कि इसको एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो सैंपल पेपर है इसमें क्वेश्चन आया था हमारे पास कि इस टाइम पे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। यूजुअली किसी भी इकोनॉमी में बोला जाता है दैट यू शुड प्रमोट एक्सपोर्ट्स, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो अपनी इकोनॉमी में उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम लोग ब्रिटिश रूल की बात करते हैं, हम लोग इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी इंप्रूव क्यों नहीं हो रही थी, बिकॉज हमें उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा था। सो दैट इज वाई इवन दो वी वर एक्सपोर्टिंग, जो एक फेवरेबल कंडीशन होती है कि कहीं भी कि हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ भी रिटर्न में नहीं आ रहा था। सो दैट इज वाई क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। होपफुली दिस इज क्लियर, ओके। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, क्विकली। जितना मैं आपको बोल रही हूँ ना अंडरलाइन करने के लिए, जो मैं मार्क कर रही हूँ सिर्फ उतना उतना ही आपको कॉपीज में अपना लिखना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूरा, अगर हम बात करते हैं कॉलोनीज के बारे में, कॉलोनियल रूल होता क्या है। सो बेसिकली इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल वे, इसका ना ये आपको डिफाइन में आ सकता है, सो दैट इज व्हाई इसको अंडरलाइन करना है। इट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड अदर इज कॉलोनी। जैसे कि ब्रिटिशर्स क्या थे, रूलर थे, ठीक है, और इंडिया क्या था, इंडिया एक तरीके से उनकी क्या थी, कॉलोनी, कॉलोनी, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स क्या थे, दे वर द रूलर्स, और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड उन्हें बना रखी थी, जिसकी इंडिया भी एक वन ऑफ द कॉलोनी थी। सो द रूलिंग कंट्री जो हमारे पास थी नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पावर, बट इट ऑल्सो हैज और इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री। वो सिर्फ पॉलिटिकल चीजों पे नहीं, हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, यहाँ पे नहीं, लेकिन आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफरेंट डायमेंशंस पढ़े होंगे। पेस्टल एनालिसिस पढ़ा है, क्या होता है इसका मतलब, बेसिकली वी हैव पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, राइट, देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल, ये हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। तो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, वो सोशली भी और साथ में इकोनॉमिकली भी हमें हर तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उनका रूल हर तरीके से चल रहा था, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, पॉलिटिकल पॉलिसीज रिगार्डिंग हो, सोसाइटी में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, सारे फैक्टर्स में हमारे पास हम देख रहे थे ब्रिटिशर्स का ही सब चीजें चल रही थी, बिकॉज दे वर द रूलर्स, राइट। So that is why in the case of India, the unequal relationship between the colony and the ruling country resulted in the underdevelopment of India. और उसके बाद से जब तक हम डेवलप ही नहीं बनते जा रहे, डेवलप्ड अभी तक बने नहीं है, तो इतना ज्यादा हम एक्सप्लॉइट कर लिया था। कहाँ हम सेल्फ रिलायंट थे, हमने अभी बात करी है, हमारी जो इकोनॉमी थी प्रॉस्परस थी और एग्रियन थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी और बहुत ज्यादा हम लोग सेल्फ रिलायंट थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमें अंडर डेवलपमेंट वाले जोन में डाल दिए। कहाँ हम इतना ज्यादा डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग भी नहीं, सीधे अंडर डेवलप में आ गए। सो यू कैन सी कि कितना ज्यादा चेंजेस आ गए हमारी इकोनॉमी में, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, दिस होल थिंग। और जो भी कॉलोनीज रहते हैं, जो रूलर्स रहता है, उनके पास पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हर तरीके से दे हैव द पावर्स, राइट, ओके, डन। मूविंग ऑन, सो लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, तो इसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी एक तरीके से आज के चैप्टर का। सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड विद द डेटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है,
NNP FC ऑलरेडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए। देखो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ाते हैं बिकॉज उसमें जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, हमें काफी कुछ हम रिलेट करके इसमें पढ़ लेते हैं। सो दैट इज वाई अगर हम बात करते हैं, हाउएवर नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डेटाज हैं जो हमें हेल्प करते हैं जानने में कि हमारा डेवलपमेंट कितना हुआ है। तभी तो हम लोग नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, GDP निकाल रहे हैं। ये सारे मेजरमेंट्स क्यों जरूरी हैं? ये हमें बताते हैं कि भाई हमारा डेवलपमेंट कितना हुआ है, हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितनी सेविंग्स हो रही है, कितना इनकम जनरेट हो रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है। ये सारी चीजें हमें पता तो चलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि भाई इतने स्ट्रगल में ऑल द इंडियंस वर फाइटिंग बैक। तो अगर हम बात करते हैं, देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिन्होंने लिटरली कंट्रीब्यूशन किया है। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय एक्सपर्ट्स लाइक दादाबाई नौरोजी। ये उनकी फोटो है हमारे पास, दादाबाई नौरोजी। उनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इकोनॉमी में। इनको हम लोग द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। सो ये है, ठीक है। इनके बारे में और आप क्या जानते हैं आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, दादाबाई नौरोजी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है विलियम डिगबाय, देन वी हैव फिंडले श्रेयस, देन वी हैव VKRV राव एंड देन वी हैव RC देसाई जी। फाइन, and then we have RC. Okay, so we have DWFVR. Okay, let me see if I can make. So we have Dadabhai Naoroji, we have William Digbye, then we have RC Desai and VKRV Rao. तो ये हमारे पास कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने लिटरली अटेम्प्ट्स किए टू मेजर कि इंडिया में कितना नेशनल इनकम जनरेट हो रहा है। सो बट ऑल दीज एस्टिमेट्स प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। बहुत ही ज्यादा मतलब किसी की मेल नहीं खा रहे थे कि किसी का पैरामीटर अलग है, किसी का पैरामीटर अलग है। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स थे ना काफी सिमिलर नहीं निकल रहे थे, बहुत अलग निकल रहे थे। राइट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको ना नेम्स याद होनी चाहिए, ये आपको MCQ में डायरेक्टली पूछ लेते हैं या आपसे पूछ सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको दे देते हैं। लिस्ट द नेम ऑफ द पीपल हु ट्राई टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये सारी चीजें समझानी रहती है कि वी हैव विलियम डिगबाय, देन वी हैव VKRV राव, देन वी हैव दादाबाई नौरोजी, RC देसाई, सबका आपको डिटेल लिखना पड़ता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। द फर्स्ट फोटोग्राफ विच यू कैन सी वो है हमारे पास दादाबाई नौरोजी की, एंड जो सेकेंड है दैट इज ऑफ VKRV राव, राइट। Okay, so however estimates of Dr. Rao on national income and per capita income were considered very significant. ये क्वेश्चन आ सकता है कि इतने सारे लोगों ने सर्च किया, कोशिश करी, तो उनमें से सबसे ज्यादा किसको हम बोल सकते हैं जिनको हमने माना कि ठीक है, वी बिलीव, वी अंडरस्टैंड कि ठीक है ये एक चीज हो सकता है हमारे लिए। तो वो हमारे पास कौन थे, दैट वाज डॉक्टर राव, दैट इज VKRV राव। फाइन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। So we can say that most of the studies revealed that the country's growth of the aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% and only 0.5% growth in per capita outlet per year. Very important है, दोनों जो आपको दिख रहे हैं ना फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बताता है कि जो हमारी इकोनॉमी थी, आप देख सकते हो कितना ग्रोथ हो रहा था, सिर्फ 0.5 का, और ओवरऑल हम देख रहे तो सिर्फ 2% का। तो ये कितना कम है, राइट। सो दैट इज वाई हमने देखा कि जितना भी अगर हम ये देख रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी जो इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के पहले थी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थी। हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा इकोनॉमी थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट जो पूरा इंडस्ट्री था इतना अच्छा था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे पास आए, यू कैन सी कितना ज्यादा हमारे पास लो डेवलपमेंट शुरू हो गया, हम सेल्फ रिलायंट से अंडर डेवलप्ड कंट्री में बदल गए। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इंडियन जो हमारा पूरी इकोनॉमी उसने कितना सफर किया, इसलिए हम ये पूरा चीजें पढ़ रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए CBSE ने आपको 12th स्टैंडर्ड में इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दोनों को साथ में रखा है। फाइन, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। आने वाले सेशंस में इस अच्छे से पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं, एक एक चीज को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, सो यू नीड टू रिमेंबर कि मैग्नेट ब्रेन्स, सो यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इफ आई टॉक अबाउट CBSE, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। CBSE के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, वी हैव दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। उसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड वैदिक मैथ्स का कोर्स, कैश कोर्स, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी। सो यू गेट ऑल दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पर हमें यूट्यूब नहीं,
डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही बने रहना है हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग, अगर आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स चाहिए तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। तो आपको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है। ये 12th है हमारे लिए, तो हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, चाहे वो हमें बोरिंग लगे, चाहे वो चीज हमें लगता है कि ये तो फिर से हमारे पास सोशल स्टडीज आ गया, हिस्ट्री आ गया, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बिकॉज हम चाहते हैं कि बोर्ड्स में हमारा बेस्ट रिजल्ट आए, हम अपना बेस्ट दें और हमें बाद में जाके कभी भी रिग्रेट ना हो। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।